Hello everyone, good evening. In this presentation, I will explain MRSA, methicillin resistant Staphylococcus aureus. It is one of the most common and dangerous antibiotic resistant bacteria, often causing hospital acquired infections too. In this video, you will learn what is MRSA, how MRSA spreads, symptoms and risk factors, why MRSA is resistant to methicillin, prevention and control measures in healthcare settings. वैसे आपको यहाँ पे थोड़ा बहुत समझ आ गया होगा MRSA होता क्या है। मिथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस, इसका फुल फॉर्म ही हम लोगों को बहुत कुछ बता देता है। ठीक है, वाई MRSA इज रेसिस्टेंट टू मिथिसिलिन, ये अभी हम एक्सप्लेन कर देते हैं, क्योंकि ये वैसे तो टॉपिक हम एंड में बताना चाहते थे, स्टिल हम सोच रहे हैं कि नहीं, ये फर्स्ट में ही बता देना बेटर होगा कि आपको समझ आ जाए कि मिथिसिलिन के लिए क्यों ये रेसिस्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली स्टेफाइलोकोकस के सेल वॉल में एक प्रोटीन होता है जिसे हम पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन पीबीपी बोलते हैं। मिथिसिलिन जैसे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इन पीबीपी से बाइंड होके सेल वॉल सिंथेसिस को रोक देते हैं। लेकिन एमआरएसए में एक स्पेशल जीन होता है जिसका नाम है मैक-ए जीन। ये जीन एक मॉडिफाइड प्रोटीन बनाता है PBP2A, ठीक है, या PBP2। PBP2A का स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि मेथिसिलिन और दूसरे बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स इससे अच्छे से बाइंड नहीं कर पाते। इसका रिजल्ट क्या मिलता है फिर? बैक्टीरिया अपनी सेल वॉल बनाते रहता है और एंटीबायोटिक काम नहीं करता, बैक्टीरिया रेसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, अगर इसको शॉर्ट लाइन में समझा दें हम आपको, तो ये होगा कि एमआरएसए मेथिसिलिन के अगेंस्ट रेसिस्टेंट है क्योंकि इसमें मैक-ए जीन होता है जो एक मॉडिफाइड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन PBP2A बनाता है जिसमें मेथिसिलिन बाइंड नहीं होता, इसलिए एंटीबायोटिक इफेक्ट नहीं कर पाता। आई होप आपको ये चीज समझ आ गया होगा कि ये क्यों रेसिस्टेंट है मेथिसिलिन। ठीक है, तो अभी इसका नेक्स्ट देखते हैं अपन पॉइंट क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या है? MRSA स्टैंड्स फॉर मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। इसका फुल फॉर्म ये होता है, इट इज अ टाइप ऑफ बैक्टीरिया रेसिस्टेंट टू मेनी कॉमनली यूज्ड antibiotics, major cause of hospital acquired and community acquired infections। ठीक है, MRSA का फुल फॉर्म होता है मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो जनरली हमारे स्किन पे या नाक में होता है बिना कोई प्रॉब्लम दिए, लेकिन जब बॉडी में अंदर चला जाता है, जैसे कि किसी चोट, जख्म, सर्जरी के बाद, या किसी मतलब कमजोर जिनका इम्यूनिटी होता है, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं वाले पेशेंट में, तब ये इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, इस लाइन में मतलब ये इंट्रोडक्शन का पार्ट हम आपको शॉर्ट में और सिंपल में समझा दिए कि ये एक तरह का बैक्टीरिया है जो जनरली हमारे स्किन पे या नाक में होता है बिना कोई प्रॉब्लम दिए, लेकिन जब बॉडी में अंदर चला जाता है, जैसे किसी चोट से, जख्म से, सर्जरी से, किसी कमजोर इम्यूनिटी वाले पेशेंट में, तब ये इन्फेक्शन कर देता है। ठीक है, अब अपना है ये हाउ इट स्प्रेड। ठीक है, हाउ इट स्प्रेड में क्या है? डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ इन्फेक्टेड वुंड और पर्सन थ्रू कंटामिनेटेड हैंड सर्फेसिस एंड मेडिकल इक्विपमेंट, हाई रिस्क इन हॉस्पिटल्स, ICU, सर्जरी, कैथेटर, वेंटिलेटर यूज। ठीक है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड वुंड और पर्सन में क्या होता है कि जिसको ऑलरेडी वुंड इन्फेक्शन हो रखा होता है, अगर आप उसके कॉन्टैक्ट में डायरेक्टली जाते हो तो वो आप उनको टच करो या फिर आप उनके साथ मतलब कॉन्टैक्ट में आओगे तो वो चीज़ आपको भी स्प्रेड हो सकता है थ्रू कंटामिनेटेड हैंड्स, गंदे हाथों से, सर्फेसेस, मेडिकल इक्विपमेंट्स जो गंदे होते हैं, जिनको स्टेराइल नहीं किया जाता है, उन सब से भी ये इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकते हैं। हाई रिस्क इन हॉस्पिटल्स, जो ICU, सर्जरी, कैथेटर, वेंटिलेटर यूज, एक्चुअली में ICU में क्रिटिकल पेशेंट्स ही जाते हैं, तो वहां पे सबसे ज्यादा रिस्क होता है। ठीक है, इन्फेक्शन फैलने का, और कोई पेशेंट अगर सर्जरी करवा के आया, कोई कैथेटर पे हो, वेंटिलेटर पे हो, तो वहां बहुत ज्यादा रिस्क का जो होता है चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है, कि हमें इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि क्या होता है ना, उनका इम्यूनिटी बहुत 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 कम होता है, इसकी वजह से ये स्प्रेड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू अदर नॉर्मल पीपल्स। ठीक है, अगर आप किसी सेहतमंद के साथ रहोगे या फिर आप किसी इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के साथ रहोगे, ठीक है,
आप जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, वो मतलब हेल्दी है, आप उनके साथ रहोगे तो आपको उनसे क्या इन्फेक्शन फैल सकता है, कुछ नहीं। बट आप एक इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड के साथ हो तो आपका इन्फेक्शन उनको भी फैल जाएगा, ठीक है। आपकी बीमारी, आपके अंदर जो भी बीमारी होगा आप उनको भी दे दोगे, इसलिए क्योंकि वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड ऑलरेडी, उनका बहुत वीक इम्यून होता है, तो आप स्प्रेड कर सकते हो। या फिर अगर आपको किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो, कुछ भी हो, तो वो उनको फैल सकता है। क्यों? क्योंकि वो अभी उस स्थिति में नहीं है कि वो अपना शरीर का इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग कर सके, ठीक है। क्योंकि वो ऑलरेडी आईसीयू में होते हैं, सर्जरी करवाए हुए होते हैं, कैथेटर लगा होता है उनको, या फिर वो वेंटिलेटर पे होते हैं, ठीक है। अब है अपना इन्फेक्शंस कॉज्ड। सबसे पहले है स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शंस, बॉयल, एब्सेक्स, सेल्यूलाइटिस, वुंड इन्फेक्शंस, निमोनिया, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस, बोन एंड जॉइंट इन्फेक्शंस, ठीक है। इसका बेसिकली मतलब होता है एमआरएसए से क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, ठीक है। उसमें आएगा स्किन इन्फेक्शंस में जैसे दिखने में बॉयल आ जाता हो, पस फिल्ड पिंपल्स हो जाएगा, या फिर रेड पेनफुल स्वेलिंग हो जाता है। वुंड इन्फेक्शन में आ जाएगा आपका सर्जरी के बाद जो जख्म में इन्फेक्शन हो जाता है, उसको कहते हैं। निमोनिया खास करके आईसीयू पेशेंट्स में होता है, ठीक है। ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, सेप्सिस, लाइक सेप्सिस, तो सबसे डेंजरस फॉर्म होता है ये, और जानलेवा भी हो सकता है ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शन, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं रिस्क फैक्टर्स। इसमें आएगा प्रोलॉन्ग्ड हॉस्पिटल स्टेज, ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक, सर्जरी और इन्वेसिव डिवाइसेस, वीक इम्यून सिस्टम। इसमें क्या होता है ना, एमआरएसए जो होता है एक्चुअली में वो नॉर्मल एंटीबायोटिक से नहीं मरता है, ठीक है। इसका मतलब है कि अगर किसी को एमआरएसए हो गया है तो जो आम दवाइयां होती है ना इन्फेक्शंस के लिए दी जाती हैं, जैसे पेनिसिलिन हो गए, मिथिसिलिन हो गए, वो काम नहीं करती है। इसीलिए रिस्क फैक्टर और ज़्यादा बढ़ जाता है, दिक्कतें और ज़्यादा बढ़ने लगती हैं इस चीज़ में। और अगर आप हॉस्पिटल में बहुत टाइम तक स्टे कर रहे हो, या आप एंटीबायोटिक्स का ओवर यूज़ कर चुके हो, आपका सर्जरीज हुआ हो, या फिर आपका इम्यून सिस्टम वीक हो, इन सारे केसेस में आपको रिस्क फैक्टर्स जो होता है आपका वो बढ़ जाता है। ये हम पहले भी आपको बता चुके हैं। क्या होता है अगर हम लोग हॉस्पिटल गए अपना इलाज करवाने के लिए, इन्फेक्टेड पर्सन है, इलाज करवाने हॉस्पिटल गया, ठीक है। वहां पे इन्फेक्शन, उसका सही से इलाज नहीं हुआ, सही से ट्रीटमेंट नहीं मिला, फिर वो क्या किया कि घर आ गया। उस बैक्टीरिया का तो कोई एग्जैक्ट आपको दवा मिला नहीं, वो तो रेसिस्टेंट हो गया उस चीज के लिए, ठीक है। जो आपको दवा दिया गया वो प्रॉपर इलाज नहीं हुआ, आपको पता ही नहीं चला कि कौन सा दवा सेंसिटिव था, कौन सा दवा रेसिस्टेंट होगा एंटीबायोटिक आपका, आपने रेसिस्टेंट दे दिया, ठीक है। वो ट्रीटमेंट तो प्रॉपर हुआ नहीं, वो घर चला गया। वो फिर घर में जाने के बाद जो हेल्दी पीपल, मतलब जो हेल्दी फैमिली मेंबर्स थे उनके, उसको भी वो इन्फेक्शन फैला दिया। तो फिर क्या होता है, ये एक साइकिल चलते रहता है कि आप अगर अपना प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे, आप प्रॉपर आइसोलेशन नहीं लोगे, आप प्रॉपर अपना केयर नहीं करोगे, तो फिर ये इन्फेक्शन फैलेगा एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में, ये फैलते रहेगा, ठीक है। तो यही यहाँ पे समझाया गया है ट्रांसमिशन ऑफ एमआरएसए में, ठीक है। डायग्नोसिस में हम लोग सबसे पहले देखेंगे कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट। कल्चर एंड सेंसिटिविटी टेस्ट का मेन पर्पस होता है इन्फेक्शन का पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना और उसके लिए सही एंटीबायोटिक चूज करना। सैंपल कहाँ से लेना है, क्या करना है, इन्फेक्शन के जगह पे डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग बहुत टाइप का ये सैंपल ले सकते हैं, बट उसमें क्या क्या आ सकता है वो हम आपको कुछ कुछ बता देते हैं। जैसे कि यूरिन सैंपल हो जाएगा, हम लोग यूरिन सैंपल लेते हैं जब हम लोगों को डाउट होता है कि यूटीआई का इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को, ठीक है। ब्लड सैंपल कब लेते हैं, जब ब्लड सैंपल हम लोगों को डाउट होता है सिस्टमिक इन्फेक्शन या सेप्सिस का इन्फेक्शन हो सकता है पेशेंट को। अदर साइड्स में हम लोग भी ले सकते हैं सैंपल्स लाइक पस, वुंड स्वैब, स्पूटम, थ्रोट स्वैब, कैथेटर टिप्स एटसेट्रा। ये भी हम लोग कल्चर और सेंसिटिविटी के लिए ले जा सकते हैं सैंपल, बट ये डिपेंड करता है साइट ऑफ इन्फेक्शन पे, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट इसका हम आपको बता सकते हैं एक चीज, कि ये हमेशा एसेप्टिक टेक्निक से लिया जाता है। प्रॉपर वॉल्यूम और कंटेनर जो होता है उसका होना चाहिए, यूरिन स्टेराइल कंटेनर या फिर ब्लड कल्चर बॉटल, ठीक है। सैंपल जो होता है वो हमेशा एंटीबायोटिक स्टार्ट करने से पहले ही लेना चाहिए,
ठीक है। हम आपको ऑलरेडी बता दिए यूरिन कल्चर जब पेशेंट सस्पेक्टेड हो यूटीआई से, ब्लड कल्चर तब लेते हैं जब पेशेंट सस्पेक्टेड हो सेप्सिस से या फिर सिस्टमिक इन्फेक्शन से, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग अदर तो पता ही है कि आपको क्या है, कोई भी साइट अदर कल्चर्स जो डिपेंड करता है वो इन्फेक्शन के साइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब आते हैं सेफॉक्सिटिन डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट। ये हम लोग क्यों करते हैं? टू डिटेक्ट एमआरएसए। सिफॉक्सिटिन डिस्क डिफ्यूजन टेस्ट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस में जो मेथिसिलिन रेसिस्टेंट डिटेक्ट करने का एक रिकमेंडेड मेथड है, ठीक है। ये टेस्ट स्टेफाइलोकोकस में मैक ए जीन, जो हम ऑलरेडी बता चुके हैं आपको ऊपर में, मैक ए जीन मेडिएटेड रेसिस्टेंट डिटेक्ट करने के लिए होता है। मेथिसिलिन और ऑक्सीसिलिन ऑक्सीसिलिन की जगह अब सेफॉक्सिटिन डिस्क रिकमेंडेड की जाती है, ठीक है, CLSI गाइडलाइंस के थ्रू। तो क्योंकि सेफॉक्सिटिन का जो रिजल्ट है मैक ए जीन पे, वो डिटेक्शन बेटर करता है और बेटर कोरिलेट भी करता है, ठीक है। सिफॉक्सिटिन इसका प्रिंसिपल हम आपको बता देते हैं। सिफॉक्सिटिन एक बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है जो PBP2A, ठीक है, मॉडिफाइड पेनिसिलिन बाइंडिंग प्रोटीन को स्ट्रांगली इंड्यूस करता है। अगर ऑर्गेनिज्म MRSA है तो जोन ऑफ इनिबिशन छोटा या एब्सेंट होता है, ठीक है। अगर MSSA मेथिसिलिन सेंसिटिव है तो बड़ा जोन होता है, ठीक है। ये आई थिंक आपको डायग्नोसिस समझ आया हो। अगर नहीं भी समझ आया हो तो प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम दोबारा से एक्सप्लेन कर देंगे उस चीज़ को। स्टिल अगर आपको समझ आ गया हो तो वो मेरे लिए बेटर होगा। अब हमारा आ जाएगा ट्रीटमेंट वाला पार्ट। ट्रीटमेंट में हम लोग कुछ स्पेशल एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, जैसे कि वैंकोमाइसिन, लाइनज़ोलिड, डेप्टोमाइसिन और टेगसाइक्लिन, ठीक है। ये सारा एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ कर सकते हैं ट्रीटमेंट के लिए। ड्रेनेज ऑफ एब्सेक्स इफ नीडेड, ठीक है, अगर ज़रूरत होगा तभी सपोर्टिव केयर हो जाएगा इसमें। मोस्टली ट्रीटमेंट अपना डिपेंड करता है एंटीबायोटिक्स पे, जो हम लोग कल्चर और सेंसिटिविटी के बाद पता चलता है कि हम लोगों को कौन सा एंटीबायोटिक्स लेना है, कौन सा नहीं लेना है। वो डिपेंड करता है कि कौन सा रेसिस्टेंट है हमारे लिए और कौन सा सेंसिटिव है, ठीक है। अब अपन देखते हैं प्रिवेंशन। प्रिवेंशन में क्या होगा? हैंड हाइजीन, यूज ऑफ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, आइसोलेशन ऑफ MRSA पेशेंट्स, प्रॉपर क्लीनिंग एंड स्टेरिलाइजेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। भाई ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इसलिए प्रिवेंशन अगर हम लोग लेते रहेंगे स्टार्टिंग से ही तो हम लोगों को कभी कोई बीमारी फैलेगा ही नहीं। हम लोग प्रिवेंशन वाले पार्ट को हमेशा अवॉइड करते हैं, इग्नोर करते हैं, बट हमारे लिए प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि हम लोग उस चीज से खुद को बचाव करने की कोशिश करते हैं। अच्छी हैंड हाइजीन बहुत ज्यादा जरूरी है। आप बार बार हाथ नहीं धोगे, हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हो, आप पेशेंट टच कर दिए, ये पेशेंट टच करने से पहले भी आपको हाथ क्लीन करना होता है, पेशेंट टच करने के बाद भी आपको हाथ क्लीन करना होता है। आप अगर कोई ऐसे इंस्ट्रूमेंट को टच कर रहे हो जो क्लीन नहीं है, उसके बाद भी आपको हाथ क्लीन करना होता है। तो एनी टाइम आपको हैंड हाइजीन तो फॉलो करना ही पड़ता है। हॉस्पिटल में प्रॉपर स्टेरिलाइजेशन और इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए क्योंकि अगर हॉस्पिटल में इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान नहीं रखा जाएगा तो बहुत ही भारी मात्रा में इन्फेक्शन हॉस्पिटल में फैल सकता है, ठीक है। हम लोग के लिए बहुत छोटा एक चीज़ हो जाता है कि क्या ही इन्फेक्शन कंट्रोल से क्या होता है, नहीं, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल का इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टेरिलाइजेशन, ठीक है। हॉस्पिटल में जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं ना, अगर वो प्रॉपर तरीके से स्टेराइल नहीं किया जाएगा तो बहुत ही प्रकार का इन्फेक्शन हो सकता है। नॉट ओनली MRSA, एनी काइंड ऑफ इन्फेक्शन हम लोगों को फैल सकता है, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता कि हम लोग किस काम के लिए फिर उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर लेंगे। क्या पता सर्जरी में यूज कर ले, सर्जरी में उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से कोई अदर ही इन्फेक्शन हो गया हमारे बॉडी में। ऑलरेडी इम्यूनिटी आपको पता है कि उस टाइम कितना मतलब लो होता है। इम्यूनिटी
होता ही नहीं है बॉडी में सर्जरी जब करवाने जाते हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना कमज़ोर हो रखा होता है, हम मतलब अनहेल्दी होता है, तो फिर उस चीज़ में चांसेस ज़्यादा होते हैं किसी भी प्रकार के इन्फेक्शन को फैलने का। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हॉस्पिटल का कि प्रॉपर स्टेलाइजेशन हो इंस्ट्रूमेंट्स का जो यूज़ हो रहा है, प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल का ध्यान रखा जाए। एमआरएसए पॉजिटिव पेशेंट जो होते हैं उनको आइसोलेट करना इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसलिए क्योंकि जो एमआरएसए पॉजिटिव पेशेंट होते हैं, अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं, अगर आप उनके कांटेक्ट में आते हैं, बहुत ज़्यादा चांसेस है, लाइक 100% चांसेस है कि वो आप में वो चीज़ फैलेगा ही अगर आप इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। ठीक है, आप बहुत सारे हम लोग नॉर्मल लोग भी होते हैं ना जो बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो जाता है उनको, जैसे बहुत जल्दी किसी को भी इन्फेक्शन, एलर्जी, ये सब चीज़ हो जाता है, तो उनको भी ऐसा है कि उनका भी इम्यूनिटी उतना स्ट्रांग नहीं होता है, वीक ही होता है। ठीक है, और क्यों ही कांटेक्ट में आना है ऐसे पेशेंट के। चलो अगर आप कांटेक्ट में आ रहे हो तो प्रॉपर पीपीई में आओ, आप प्रॉपर ये पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट पहनो, ग्लव्स पहनो, मास्क पहनो, कैप पहनो, शू कवर पहनो, गाउन पहनो, इन सब चीज़ों को पहन के उसके कांटेक्ट में आओ, तो शायद आपको वो इन्फेक्शन कम फैलेगा या फिर ना भी फैले। ठीक है, ये हमारे प्रिवेंशन के लिए होता है, हमारे सुरक्षा के लिए होता है। ठीक है, अब इस पॉइंट पे शायद हम ज़्यादा ही बता दिए आप लोगों को, पता नहीं क्यों। कंक्लूजन पे आते हैं। ओके, कंक्लूजन में देख लीजिए क्या होता है। एमआरएसए इज अ सीरियस एंटीबायोटिक रेसिस्टेंट इन्फेक्शन, जो कि हम ऑलरेडी बता चुके हैं। ठीक है, मिथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस जो एक तरह का बैक्टीरिया जो जनरली हमारे स्किन पे होता है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं करता, कोई हार्म नहीं करता, लेकिन जब वो हमारे बॉडी के अंदर चला जाता है तो वो बहुत डेंजरस हो जाता है हमारे लिए। ठीक है, तो वो यहीं पे बताया गया है, और वो एंटीबायोटिक्स के लिए रेसिस्टेंट होता है, मोस्ट ऑफ द एंटीबायोटिक्स के लिए। हम लोगों के लिए कॉमन होता है ना पेनिसिलिन, मेथिसिलिन, ये हमारे लिए कॉमन है। ठीक है, ये किसी भी इन्फेक्शन में दे दो आप, ऐसा वाला चीज़ होता है, बट बहुत सारे लोगों के लिए ये चीज़ सेंसिटिव होता है, बट इस केस में, एमआरएसए के केस में, ये रेसिस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। अर्ली डिटेक्शन, प्रॉपर ट्रीटमेंट एंड स्ट्रिक्ट इन्फेक्शन कंट्रोल मेजर्स आर की टू प्रिवेंशन। हम आपको ऑलरेडी बताए थे, प्रिवेंशन के लिए इन्फेक्शन कंट्रोल बहुत मस्ट होता है, तो इसलिए आपको अगर जल्दी ये चीज़ डिटेक्ट हो जाए कि आपका ये एमआरएसए का इन्फेक्शन है, तो बेटर होता है ट्रीटमेंट के लिए। प्रॉपर ट्रीटमेंट तो उस चीज़ पे होना बहुत ज़रूरी है। आपका यूरिन, ब्लड, अगर यूटीआई है या फिर आपको ये सेप्सिस हो रखा है, ब्लड स्ट्रीम इन्फेक्शंस लाइक ऐसा हो रखा है, तो आपका ब्लड होगा। अदरवाइज जिस भी साइड पे आपको इन्फेक्शन है, प्रॉपर साइड पे, जिस भी साइड पे आपका इन्फेक्शन है, आपको उस साइड से वो सैंपल लिया जाता है, या फिर आपका स्वैब हो जाए या आपका स्पूटम हो जाए, कुछ भी पस हो जाए, किस भी एरिया से स्वैब लिया जाता है। ठीक है, आपके टेस्ट के लिए। ये था पूरा ओवरऑल आपका MRSA, मेथिसिलिन रेसिस्टेंट स्टेफाइलोकोकस ऑरियस। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ आया हो, और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ 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 मेरे को ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। जो भी मेरा ये वीडियो देखते हैं वो बताएं, क्योंकि हम शायद समझ पाएँ कि हाँ, लोग थोड़ा सीरियस होके, जो भी 10-15 लोग भी देख रहे हैं, अगर वो सीरियस होके देख रहे हैं तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा पढ़ाने में, और फिर मेरा भी और एक्साइटमेंट भी बढ़ जाएगा पढ़ाने को लेकर के। ठीक है, तो प्लीज़ 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 मेरे को ज़रूर बताएं। ओके, और ऐसा नहीं है कि लाइक ये वीडियो जो है यूजफुल है स्टूडेंट्स के लिए, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स एंड एनीवन इंटरेस्टेड इन इन्फेक्शन कंट्रोल एंड माइक्रोबायोलॉजी। ओके, at last, please 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 don't forget to like, share and subscribe for my microbiology and infection control contents. Thank you so much. Please आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मेरे वीडियो को ज़रूर देखें, समझें, पढ़ें। हेल्पफुल हो तो थैंक यू ज़रूर एक बोले, कि मेरे को समझ आए कि हाँ, लोगों को समझ आ रहा है, और वो थैंक यू है उस चीज़ के लिए। ओके, सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम किसी और टॉपिक पे पढ़ाएंगे। ओके, मोस्टली नेक्स्ट टॉपिक मेरा PCOD होने वाला है शायद, तो हम PCOD पे पढ़ाने वाले हैं नेक्स्ट। थैंक यू सो मच गाइज।